अब बात प्योर पॉलिटिक्स की। इस बार बीजेपी ने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिणी राज्यों पर फोकस किया है। इन राज्यों में उसके लिए कांग्रेस से ज्यादा क्षेत्रीय दल चुनौती के रूप में उभरे हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें तमिलनाडु से हैं। यहां विपक्ष डीएमके के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरा था। पिछले चुनाव में भी इस गठबंधन ने 39 में से 38 सीटें जीती थी, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को अगर कुछ सीटों पर बढ़त मिलती है तो वहां डीएमके और कांग्रेस दोनों को सीधा नुकसान होगा। बीजेपी ने इस बार एआईडीएमके की बजाय 7 छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया। मोटे तौर पर कह लें तो उसने अपने बूते ही चुनाव लड़ा है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हालांकि पिछली बार वहां 25 में से 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस ने जीती थी और टीडीपी महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी और टीडीपी गठबंधन में लड़ रहे हैं। एक स्थानीय पार्टी जनसेना भी, पवन कल्याण की पार्टी भी एनडीए का ही हिस्सा है। अगर पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत को देखें तो टीडीपी ने भले ही सीटें कम जीती हों, लेकिन उसे 40.8% मत मिले थे, 40% से ज्यादा। जनसेना पार्टी को 5.87, जबकि बीजेपी को करीब करीब 1% वोट मिला था। इस तरह एनडीए का मत प्रतिशत कुल मिलाकर करीब 48% बनता है, जबकि वाईएसआर का 45.67%। वहां 13 मई को, यानी कि आंध्र में 13 मई को चौथे चरण में मतदान है। उधर कांग्रेस भी 0 से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वहां एनडीए को फायदा मिलने की संभावना बताई जा रही है। केरल में भी अगर बीजेपी कुछ सीटें जीतने में कामयाब रहती है तो सीधे नुकसान कांग्रेस का ही होगा। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम मानी जा रही है कि केरल में बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने पिछली बार 4 सीटें 17 में से जीती थी। 9 सीटें अकेले बीआरएस या यूं कहलें कि टीआरएस केसीआर की पार्टी ने जीती थी, जबकि कांग्रेस को 3 सीट हासिल हुई थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 9% बढ़ गया था, लेकिन बीआरएस के सत्ता से बाहर होने के बाद, टीआरएस के सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस वहां बेहतर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की है। इसलिए त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को कुछ सीटों का फायदा संभावित तौर पर दिख रहा है। बात करते हैं दक्षिण के एक और अहम राज्य की, यानी कर्नाटक की। कर्नाटक में चुनाव 2 चरणों में है। पहले चरण में 26 अप्रैल को चुनाव हो चुके हैं। अब 7 मई को अगला फेज है। बीजेपी ने पिछली बार 28 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज पैदा कर रही है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 51% मत हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस करीब 32% ही वोट पाई थी। जेडीएस को भी 10% वोट मिले थे। इस बार जेडीएस एनडीए का हिस्सा है। इस प्रकार 61% वोट एनडीए की तरफ दिख रहे हैं। कागज में कम से कम, जमीन पर क्या होगा ये नतीजे बताएंगे। ऐसे में वहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा सके, और उसके लिए कोशिश बीजेपी पूरी कर रही है, क्योंकि बड़ी लड़ाई है। दक्षिण के दुर्ग की 130 सीटें हैं यहाँ साउदर्न स्टेट्स में, और इन 130 सीटों में बीजेपी पिछली बार 30 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई थी। यानी बीजेपी के पास एक बड़ा मार्जिन है 100 सीटों का, जहां बीजेपी अपना आंकड़ा बढ़ा सकती है। और इसमें सबसे अहम राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल, बिहार के बाद 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों के मामले में तमिलनाडु आता है। और यही वजह है कि 39 लोकसभा सीटों में जहां बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, वहां बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के चेहरे और मोदी की गारंटी की बदौलत जमीन मजबूत करने के साथ वोट प्रतिशत डबल डिजिट में ले आने का पूरा प्रयास कर रही थी। केरल में भी बीजेपी इसी तरह से कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो त्रिशूर की बात की जाए, त्रिवेंद्रम की बात की जाए, जो तिरुवनंतपुरम सीट है जहां से शशि थरूर हैं, और इसी तरह से राहुल गांधी के खिलाफ भी के सुरेंद्रन के तौर पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा था। त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी टक्कर में है, ऐसी बात कही जा रही है, लेकिन बाकी सीटों पर क्या बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी, इसकी संभावना फिलहाल कम दिखती है। हालांकि नतीजों का इंतजार करना होगा। एक और दक्षिण का राज्य तेलंगाना। तेलंगाना और कर्नाटक दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता से तेलंगाना में दूर रही है, और कर्नाटक में बीजेपी सत्ता गंवा चुकी है। दोनों ही राज्यों में अब कांग्रेस सरकार में है, और इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर दिख रही है। और इसका असर क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न में भी देखा जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये सवाल इस वजह से भी क्योंकि पिछली बार जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, तब बीजेपी ने 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन कर चुकी है, और इसके बावजूद पीएम मोदी यहां 15 रैलियां कर्नाटक में करने वाले हैं। कुछ रैलियां पीएम की हो भी चुकी हैं। बाकी नेता भी लगातार ताकत लगा रहे हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, जेपी नड्डा भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। बड़े चेहरों को भी बीजेपी ने उतारा है।
लेकिन एक बड़ा मामला जो जेडीएस के खिलाफ प्रज्वल रेवन्ना का है, क्या उससे बीजेपी को भी नुकसान झेलना पड़ेगा या प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट करके बीजेपी ने यहां अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखा है? ये तमाम सवाल इस वजह से क्योंकि दक्षिण का दुर्ग है, ऐसा किला है जहां की 130 सीटें ये भी तय करेंगी कि बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, दक्षिण का दुर्ग कितना अहम है और खास करके जो 400 पार का एजेंडा है उसको अगर कागज से जमीन पर उतारना है उस लिहाज से कितना अहम? देखिए, शुरुआत से 400 पार का जो नारा आया और साथ साथ में पैरेलल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनाव प्रचार के लिहाज से देख लें या रणनीति के लिहाज से जो लगातार दक्षिण का दौरा रहा, ये दोनों ही चीजें ये बताती हैं कि 400 पार के लिए दक्षिण कितना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, शुरू से समझते हैं। दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ दीजिए, कर्नाटक तो 300 पार के लिए भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण में जो आपने 130 सीटों का जिक्र किया वो इजाफे के लिए, आंकड़े के इजाफे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो दक्षिण का द्वार है कर्नाटक, जिसका अभी जो थर्ड फेज है उसमें भी चुनाव होना है, और दक्षिण की राजनीति आज चाहे सोशल मीडिया कह ले चाहे जमीन पर कह ले हर जगह गरमाई हुई है। वो भी इसलिए कि प्रज्वल रेवन्ना के जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा भी राष्ट्र मुद्दे हैं, कभी हनुमान के नाम पे कभी मुसलमान के नाम पे भी मुद्दे आते हैं। लेकिन अगर पूरा दक्षिण एज अ होल देखें तो 400 पार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कर्नाटक एक द्वार की तरह देखें, दक्षिण के द्वार की तरह, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को 300 भी पार करना है तो कर्नाटक में कम से कम वो मतलब जितनी पुरानी सीटें आई थी उस तक आना होगा, यानी 28 में से 25 सीटें जीतनी होंगी, तब जाके आप 303 का आंकड़ा पार पा पाएंगे। तो इस लिहाज से एज अ होल दक्षिण भारतीय जनता पार्टी के लिए हर लिहाज से इस चुनाव में महत्वपूर्ण है। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए अदिति, क्या संभावनाएं दिख रही हैं या कितनी टक्कर है? क्योंकि दक्षिण में कुछ राज्यों में केरल में कांग्रेस है, इसी तरह से कर्नाटक में कांग्रेस है, तमिलनाडु के अलावा अगर बात की जाए तेलंगाना में भी कांग्रेस है, लेकिन क्षेत्रीय दलों का भी एक वर्चस्व रहा है और बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनर्स भी बढ़ाए। एआईएडीएमके का साथ भले छूट गया हो, लेकिन वहाँ छोटे छोटे दलों को बीजेपी साथ लेकर आई। बीजेपी की स्थिति 2019 में बेहतर थी, इसके बावजूद कर्नाटका में बीजेपी जेडीएस को साथ लेकर आई है। टीडीपी का एक तरह से उनकी घर वापसी कराई गई एनडीए में। तो ये सारे समीकरण क्या वो 400 पार के एजेंडे के लिए ही हैं या दक्षिण में बीजेपी चाहती है कि पिछली बार की स्थिति अगर कर्नाटक में कुछ नुकसान भी हो तो बाकी राज्यों से उसे कवर किया जाए? ये सारी बातें हैं। देखिए, सबसे पहले तो तमिलनाडु का चुनाव हो चुका पहली फेज में। तमिलनाडु पे बहुत जबरदस्त फोकस किया था। 8 हफ्ते में कम से कम 7 से 8 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु गए थे। और अगर तमिलनाडु में, क्योंकि मैं वहां होके आई इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकती हूँ आयुष, कि तमिलनाडु में घर घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चर्चा है। और जितना नॉर्थ में, मैं ये बात बिल्कुल अलग है कि जिन मुद्दों पर उत्तर में वोट पड़ते हैं उन मुद्दों पर दक्षिण में वोट नहीं पड़ते। लेकिन जिस तरीके से हम उत्तर में राम के नाम के बाद एक कनेक्ट कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से, इस बार राम के नाम पर दक्षिण में भी घरों में, परिवारों में राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन डेवलप हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये हम बहुत उससे कहें, लेकिन घर घर में राम के नाम को लेकर, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का मौका था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में थे। आपने देखा होगा जब पहले फेज का चुनाव था तो एक भजन जो है जो दक्षिण के तट से, और टू बी प्रिसाइज तमिलनाडु के तट से एक भजन आया था कि राम को लेकर, जो लिखा गया था प्रधानमंत्री द्वारा और गाया भी गया था दक्षिण के तमिलनाडु के लोगों द्वारा। तो कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छा स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। उसकी वजह समझ लेते हैं। ठीक है अदिति, आपको रोक रहे हैं। तो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन ये 400 पार का नारा क्या बिना दक्षिण के दुर्ग को भेदे हुए बीजेपी हासिल कर पाएगी? बड़ा सवाल इस वजह से क्योंकि लगातार हम समीकरण समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों की 130 सीटें जो हैं वहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां क्या हैं, राज्य दर राज्य समीकरण क्या है, क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व क्या है,
बीजेपी की बुनियाद वहां कितनी मजबूत है और बीजेपी विस्तार अपना कितना कर सकती है, क्या संभावनाएं पार्टी देख रही है। अदिति नागर, पॉलिटिकल एडिटर, लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, आप समीकरण समझा रही थी कि किस तरह से जो अलायंस पार्टनर्स हैं, बीजेपी ने इस बार उस लिहाज में भी विस्तार करने की कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए आयुष, क्योंकि कर्नाटक और क्योंकि तमिलनाडु और केरला के चुनाव हो चुके हैं, तो उनको संसद पे बता देना चाहिए कि तमिलनाडु में इस बार भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरीके से चुनाव लड़ना चाहती थी। पहला, इस बार वो एआईडीएमके के साथ, जबकि हर जगह, यहाँ तक कि आंध्रा, तेलंगाना, टीडीपी हर जगह अलायंस में गई है, लेकिन एआईडीएमके के साथ अलायंस ना करके 7 अलग अलग छोटे दलों के साथ अलायंस किया है, एक सीट पर फोकस करके। इसके अलावा उनका पूरा इस बार डिपेंडेंसी जिसे कह लें था अन्नामलाई को लेकर। हालांकि अब उसका कितना नतीजा आएगा, लेकिन जब चुनाव खत्म हुए तो अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात करके ये कहा कि इस बार हमारा वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए और उम्मीद इतनी है कि उतना बढ़े कि सीटों में कन्वर्ट हो जाए। हालांकि केरला और तमिलनाडु ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा में भी आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद को विधानसभा में भी वहां खड़ा करना चाहती है और दूसरी बड़ी बात है, वहां पे अपने रीजनल चेहरे भी खड़े करना चाहती थी, जिसमें अन्नामलाई का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दोनों ही जगह वो उम्मीद बहुत कर रही है कि उनकी सीटों में इजाफा हो, जो 400 पार के लक्ष्य के पास उनको लेकर जाए। लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं, सर्वे है, जो पोस्ट पोल जो भी चीजें निकल कर आई हैं, उसमें बहुत ज्यादा ये नजर नहीं आया कि बहुत अच्छा नतीजा रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कुछ और ना चाह के केवल इतना चाहती है कि 28 सीटों में से 25 सीटों का टारगेट, जो स्ट्राइक रेट है, वो अचीव हो जाए। अब देखिए, जेडीएस के साथ अलायंस इसलिए किया विधानसभा में अच्छा नतीजा ना आने के बाद, लेकिन जेडीएस के साथ अलायंस अब फायदा देगा या नुकसान, ये अभी 7 तारीख को होने वाले चुनाव में जो लोगों का मन है वो क्या कहता है। क्योंकि आपने देखा होगा, इस बार सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। देखिए, अभी जो रवन्ना जिसका आपने जिक्र किया, जो अभी जिस तरह की चीजें चल रही हैं जेडीएस के सांसद की, वो कितना भारतीय जनता पार्टी को अलायंस के लिए इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इसके इतर जो अर्बन इलाका है कर्नाटक का, वो ये मानता है कि हमें राष्ट्र मुद्दों पर जाना चाहिए, हमें विकास की बात करनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ झुकाव रखता है। वहां पर मैं होके आई हूँ, 6-7 दिन रुक कर आई हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन वहीं आप गाँव में चले जाएंगे तो कांग्रेस की तरफ झुकाव है। यहाँ की 130 सीटों पर एक विचित्र बात यह है कि कर्नाटक को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में जो रीजनल पार्टी है वो बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ऐसे में उत्तर में अच्छे मार्क्स आना या जो स्ट्राइक रेट है पुरानी उसको अचीव करना, ये 303 के लिए महत्वपूर्ण है। और जो दक्षिण में जो बाकी का उम्मीद है वो 400 के लिए है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक होमवर्क जो तैयार किया था वो किया था कि पुरानी सारी सीटें जो 303 है वो तो रिपीट हो जाएं और उसके जो ऊपर की सीटें हैं वो आ जाएं, नॉर्थ ईस्ट से आ जाएं, वो आ जाएं, साउथ से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, पश्चिम बंगाल से उम्मीद थी। तो ऐसे में इसका पूरा बुके बनके 350-370 पार हो जाए, ये उम्मीद की गई थी। इसीलिए जो केरल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, आंध्रा का चुनाव है, तेलंगाना का चुनाव है, आप देखें कैसे रेवंत रेड्डी भी बहुत ज्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अभी आरक्षण के मसले पर भी किस तरीके से तमाम राजनीति बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें ये साफ दर्शाता है कि जो उत्तर के इतर जो दक्षिण की राजनीति है, जिसमें राम से लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, और अब जब रिजर्वेशन की बात आई है, अब जो बात आई है मंगलसूत्र को लेकर, मुसलमानों को लेकर, ये तमाम मुद्दे वहां पर भी बहुत इम्पैक्ट रखते हैं। क्योंकि हम भले ही दक्षिण और उत्तर को अलग तरीके से देखें, लेकिन दक्षिण की राजनीति भी उत्तर की तरह ही होती है। केरला में जैसे हिंसा होती है, पश्चिम बंगाल में वैसी हिंसा होती है। जिन जातीय मुद्दों पर तमिलनाडु में वोट पड़ते हैं, ठीक उसी जातियों के मुद्दे पर बिहार और उत्तर प्रदेश में वोट पड़ते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पहला 400 पार लेकर जाना है। बिल्कुल अदिति, तमाम जानकारी के लिए, समीकरण समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।